हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो क्लासेस में। मैं रणधीर कुमार और आज के जो वीडियो में आप सबों को बताने जा रहा हूं वो बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोशिका। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और हमारा शरीर लगभग 7 से 10 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है। मानव शरीर लगभग 7 से 10 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना होता है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल, जो कि लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल, जो कि लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। सेलुला का अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। कोशिका 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य करती है, जबकि बहुकोशिकीय जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय कहलाते हैं। इनका उदाहरण है मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया, और वो कोशिका था डेड प्लांट सेल, मृत पादप कोशिका। और यह कोशिका ओक के वृक्ष में देखा। सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकमा का होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा की है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। शुतुरमुर्ग के अंडे की वजन लगभग 2 केजी के बराबर होता है, और शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो कि उड़ता नहीं है, और यह एक धावक पक्षी है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, जो लगभग 65 किलोमीटर पर घंटा दौड़ सकता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। तो कोशिका सिद्धांत के कुछ मुख्य बातें हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर
एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक का मुख्य रोल होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके उदाहरण है जीवाणु और नील हरे शैवाल, इसके उदाहरण है। यूकैरियोटिक इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा संपुष्ट सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके उदाहरण है पौधे एवं जंतु, इसके उदाहरण है। कोशिका के प्रमुख भाग हैं कोशिका भित्ति, तारककाय, राइबोसोम, गोल्गी लवक, केंद्रक, कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्रवी जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसधानी होते हैं। तो हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सेल वॉल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में केवल पाया जाता है, यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है। एवं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। सेंट्रोसोम, इसकी खोज बाबेरी ने की थी। इसकी खोज किसने किया? बाबेरी ने। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, एनिमल कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रवी जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और यह केंद्रक झिल्ली और दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंध होता है। एक और केंद्रक झिल्ली, दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंध होता है। इस जलिका में कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जलिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, इनमें राइबोसोम नहीं होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है और यह लिपिड और फैट के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? लिपिड और फैट के लिए उत्तरदायी होता है संश्लेषण के लिए चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका। दूसरा है खुरदरी अंतः
प्रद्रव्यी जलिका, इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरा होता है। यह खुरदरा होता है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। अंतःप्रद्रव्य जलिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। राइबोसोम ये अति सूक्ष्म कण कोशिकांग हैं। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो राइबोसोम होता है, जिसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। राइबोसोम की खोज तथा नामकरण जी पैलाडे ने 1955 ईस्वी में किया। राइबोसोम की खोज किसने किया? जी पैलाडे ने 1955 ईस्वी में किया। राइबोसोम यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त होती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह क्या करता है? प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली अनेक गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की, जबकि इसका नामकरण सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में सी बेंडा ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, मैसेंजर आरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं। इनकी सहायता से यह प्रोटीन का संश्लेषण में सक्षम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, क्योंकि इनमें ईंधन का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल ऊर्जा गृह कहते हैं। गोल्जी काय। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। गोल्जी काय का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया। यह जलिकानुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा रहता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने 1955 ईस्वी में की। यह एकल झिल्ली युक्त गोल छोटी थैलीनुमा संरचना होता है। लाइसोसोम इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। कभी कभी यह सेल का ही पाचन कर जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं। लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं।
लवक, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। इसी के कारण पत्ती का कलर हरा होता है क्लोरोफिल के चलते, और इसी के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। पादप कोशिका के रसोई क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक है, इसका कोई रंग नहीं होता है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि जड़, भूमिगत तना आदि। यह पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। यह भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाला लवक होता है। वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन लवक होता है जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। एक पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण है टमाटर में लाइकोपेन, टमाटर में लाइकोपेन, यह क्या होगा? वर्णी लवक। गाजर में कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन, और चुकंदर में विटामिन, ये हैं वर्णी लवक के उदाहरण। टमाटर में लाइकोपेन, चुकंदर में विटामिन, गाजर में कैरोटीन, ये हैं वर्णी लवक के उदाहरण। रसधानी, वैक्यूल्स, यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में यह स्थित होता है। रसधानी, रसधानी को कोशिका का भंडार भी कहते हैं क्योंकि इनमें खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न रंग तथा अवशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका के मध्य में, बीच में। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है क्योंकि यह एक तरह से कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसे कोशिका के केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का दिमाग होता है यह केंद्रक। इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रासायनिक रूप से केंद्रक में 70% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड से यह बना होता है। केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो प्रोटीन का लगभग 70%। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर हैं। तो कोशिका भित्ति जो होता है, प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक के कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक के कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकोन का बना होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं।
प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में कशाभिका केवल एक तंतु होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरी सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थायलेकॉइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। थैंक यू वेरी मच। यदि यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।